हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 23 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा वेब्स एकेडमी है यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनको हम लोग बहुत जल्द ही ऐप पे, वेब्स एकेडमी ऐप पे आपको फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स 4 फाउंडेशन कोर्स होगा। 14वीं पहला जो होगा आपका 14वीं जेपीएससी का आपका मेंस के लिए कोर्स आएगा। ठीक है, और अगर इसका डेट, अगर प्रीलिम्स का डेट अगर बढ़ाता है तो इसका प्रीलिम्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा आएगा कोर्स, आपका सेकंड जो कोर्स आएगा आपका 72वीं बीपीएससी आएगा। ठीक है, 72वीं बीपीएससी का कोर्स आएगा जिसमें ये प्री एंड मेंस दोनों रहेगा, प्री प्लस मेंस रहेगा। ठीक है, और थर्ड जो कोर्स आएगा आपका यूपीएससी यूपीएससी सीएसई। ठीक है, 2027-28। ठीक है, 2027-28 ये कोर्स आएगा आपका। ठीक है, और फोर्थ जो कोर्स रहेगी ये आपकी मांग पे कोर्स रहेगी, जो आपकी डिमांड रहेगी, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा वो कोर्स लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कीजिए। और आप लोग को जो भी पहले जो 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उनको इन चारों कोर्स में क्या दिया जाएगा, आपका गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा मुद्दा है, क्या फर्स्ट मुद्दा है। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है, जैसे आपका देखिए ये आपका पार्लियामेंट जो है हिस्टोरिक लॉ एंड एक्सटेंड वेट फॉर वुमेन, जो पहला हमारा मुद्दा है, ये क्या जो है इसके अंत मतलब जड़ तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, जड़ तक जाकर फिर उसका मेंस का भी क्वेश्चंस देखते हैं, अगर मेंस का क्वेश्चंस लाइक होता है तो, और फिर उसका एमसीक्यू, तो हर मुद्दे को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा केयरफुली आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, और थोड़ा बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग आने वाले, मतलब डिजिटल बोर्ड पर भी, मतलब हम लोग आप लोग को लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो हमारा पहला मुद्दा है क्या है, पार्लियामेंट्स हिस्टोरिक्स लॉ एंड एक्सटेंडेड वेट फॉर वुमेन। क्या बात है कि विषय जो है आपका क्या है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो हुआ था उसको लागू होने में देरी हो रहा है, यही एक मुद्दा बना हुआ है। पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड ये है आपका कि सितंबर 2023 में संसद ने महिला आरक्षण कानून को पारित किया था। ठीक है, सितंबर 2023 में, सोचिए सितंबर 2023 से मोस्टली आपका लगभग आपका 2.6 मंथ हो गया है। ठीक है, और अभी तक ये क्या है, लोग जिसके तहत ये लागू होने में देरी होगी, ऐसा ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देखते होंगे आपका पंचायत का चुनाव और नगर पंचायत का चुनाव का, या नगर पालिका के चुनाव में 33% आरक्षण जो आपका है महिलाओं का, ये सरकार के द्वारा, मतलब जो भी अपना स्टेट सरकार जो भी ज़्यादा देना चाहते हैं, या 33% आरक्षण इसमें रहता है। उसी तरीके क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जैसे है कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, उसी के तर्ज पे आया है। इसे नाम क्या दिया गया है, तो इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, बंधन अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये भी बात आप नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है क्या है। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोला गया है वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023। ठीक है, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो हिंदी में बोला गया है वो है क्या, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 भारत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, जो आपका मोदी सरकार द्वारा उठाया गया है। ठीक है, जिसे भारतीय संसद ने सितंबर 2023 में पारित किया है। ठीक है, जिसे भारतीय संसद ने पारित कर दिया गया है आपका संसद द्वारा। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, क्या प्रोविजंस हैं, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रोविजंस है कि 33% आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन
किसमें? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 मतलब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है? जैसे लोकसभा में अगर 550 सीट है, अभी तो 543 या 545 पे चुनाव होता है, ठीक है? अगर वहाँ पे जो है 545 या 550 ही मानते हैं अभी, जो मोस्टली है, इसमें 33% अगर आरक्षण आता है रहेगा, 33% सीट किसका रहेगा? तो महिलाओं का रहेगा। और राज्य विधानसभा जैसे आपका जो भी स्टेट है, अगर मान लिया 400 वहाँ का विधानसभा का सीट है, तो उसमें भी 33% क्या रहेगा आपका महिलाओं के लिए आरक्षित आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा कि एससी एसटी महिलाओं के लिए उप आरक्षण, ठीक है। उप आरक्षण और किया गया है, ठीक है। एससी एसटी महिलाओं के लिए उप आरक्षण, ये तो आरक्षण है ही, लेकिन इसके अलावा और भी आरक्षण दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति जो एससी है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए, जैसे मतलब जो हमारा आपका संविधान क्या है कि एससी एसटी को कुछ सीटें आरक्षित किया गया था, ठीक है। कुछ सीटें आरक्षित दिया गया था, ओके। उसमें भी क्या है कि 1/3 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए उसमें भी आरक्षित होगा, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और ओवरऑल में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ओके। थर्ड क्या है कि लागू होने की शर्तें थे, जो आरक्षण लागू होगा कब होगा, तो ये जो आपका है मतलब जो अधिनियम जो ये आरक्षण लागू कब होगा, तो 2026 के बाद होने वाली जो जनगणना है उसके बाद सीमांकन यानी डिलिमिटेशन है, इसलिए यह तुरंत लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रावधान है। और इसमें संवैधानिक संशोधन कौन सा किया गया था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के लिए। तो यह अधिनियम संविधान का 106वां संविधान हुआ था, ठीक है। 100 यानी 160 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। ये आपका 106वां संविधान हुआ था। अवधि क्या था? ड्यूरेशन, यह आरक्षण 15 वर्ष के लिए ही लागू होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो है आपको 15 वर्ष ये लागू होगा, ठीक है। सीट रोटेशन होगा, आरक्षित सीटें हर चुनाव के बाद बदलेंगी। ऐसा नहीं है जैसे मतलब 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट। मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका फीमेल है, तो नेक्स्ट टाइम जो है फीमेल यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ का सीट आरक्षण होगा, तो इस समय रोटेट होते जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का महत्व क्या है? तो ये हम लोग देख लेते हैं ना। राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। पहला जो है महत्व है राजनीतिक सशक्तिकरण होगा। महिलाओं को पहली बार बड़े स्तर पर निर्णय लेने के लिए क्या है लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी। संसद और विधानसभाओं में उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि महिलाओं को है क्या है कि पहली बार बड़े स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया, जैसे बड़े बड़े निर्णय मतलब क्या है, संसद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बड़े निर्णय। ओवरऑल जितने भी हमारे अभी 140 करोड़ या 145 करोड़ है जनसंख्या है, उसकी जो सारी निर्णय कौन ले रहा है? आपका संसद द्वारा लिया जा रहा है कि कितना टैक्स लगेगा, कितना कौन सा कानून बनेगा, कौन सा आपका नियम लागू होगा, किस चीज़ का मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो क्या किसके लिए कितना रियायतें दिया जाएगा, तो ये सब की क्या है संसद के द्वारा होता है। तो यहाँ पे महिलाओं की जब भागीदारी होगी, तो पहली बार क्या हो रहा है कि बड़े स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिल रहा है। संसद और विधानसभाओं में उनकी संख्या बढ़ रही है, जो अभी बहुत पर लगभग आपका 15 से 20% ही इनका मतलब आपका योगदान रहता है अभी संसद में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, वो भी आपका अभी जो सरकार नए वाले बने हैं उस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो और भी बहुत कम था। दूसरा क्या है कि लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी इससे होगा, ठीक है। कैसे? यह कानून पुरुष महिला असमानता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संविधान के समानता के सिद्धांत को मजबूत कर रहा है, ठीक है। तो यानी आपका आर्टिकल 14 जो है वो कहीं ना कहीं इससे और भी मजबूत हो रहा है, ठीक है, जो सिद्धांत दिया है। अगला जो है प्रश्न है आपका, सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ कि क्या है, और इसमें है कि बेहतर महत्व है कि बेहतर नीति निर्माण होगा। कैसे? महिलाओं की भागीदारी से क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, शिक्षा से अगर कोई वंचित है तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं, ठीक है। स्वास्थ्य में अगर गिरावट है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का है। पोषण आप देख ही रहे होंगे,
कितने महिलाओं पोषण की कमियों से अनियमितता का रोग होता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। सुरक्षा का कहीं न कहीं मुद्दा बनता है महिलाओं के लिए। तो इन सब मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का ठोकर लगता है ना, या जिस चीज़ से वो पीड़ित रहता है, उसका उसके पास ज़्यादा अनुभव होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप एग्ज़ाम, मतलब ऐसा नहीं है ठोकर नहीं, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। अन्यथा मतलब किसके कंपैरिज़न में, तो आपका कोई अगर आपका एसएससी का अगर तैयारी कर रहा है, तो उससे ज़्यादा आपका नॉलेज यूपीएससी वाला के अगर यूपीएससी वाले को यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में होगा, ठीक है? तो जिस चीज़ से आप पीड़ित रहोगे उसके बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा ना, जिस फील्ड में आप रहोगे उसका ज़्यादा। तो इन सब फील्डों में कहीं न कहीं इन लोग को, महिलाओं को आज से नहीं, बहुत मतलब मध्यकाल से ही, मैं आपको जब पढ़ाया हूँ, जाकर देखिएगा आप हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चला है, उसमें मैं बताया हूँ, जाके आप कल ही मैं क्लास लिया हूँ, ठीक है, हिस्ट्री का, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बताया हूँ। और आगे आने वाले जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें भी मुद्दा आएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जो भी सब्जेक्ट होगा मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। फोर्थ क्या है महत्व इसका, तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी इससे, ठीक है। रूढ़िवादी जो सोच है ना, उसमें बदलाव आएगी, राजनीतिक में महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी, ठीक है। पांचवा क्या है महत्व इसका, लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार आएगी। कैसे? आपका प्रतिनिधित्व अधिक अधिक समावेशी होंगे, लोकतंत्र अधिक संतुलित और प्रभावी बनेगा, ठीक है। रोल मॉडल प्रभाव होगा, रोल मॉडल आपका प्रभाव होगा कि जैसे आपका क्या है कि अधिक महिला नेता सामने आएंगी, इससे क्या होगा कि नई पीढ़ी की महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब जो है कि मुद्दा जो था आपका कि क्यों देरी हो रहा है, मुख्य समस्या लागू होने में देरी क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो पहला है कि संवैधानिक शर्तें, क्या है, कानून लागू होने के लिए 2 ज़रूरी चरण था, ठीक है? जैसे क्या है, जनगणना, सेंसस, और दूसरा क्या है, डिलिमिटेशन यानी सीमांकन। अधिनियम के अनुसार क्या कह रहा है, कहा गया था कि आरक्षण लागू होगा 2026 के बाद होने वाली जनगणना, और उसके बाद जो डिलिमिटेशन यानी सीमांकन के बाद ही लागू होगा, ठीक है? तो अधिनियम में ऐसा कहा गया है। टाइमलाइन क्या है, समय रेखा, तो अगली जनगणना जो होगी 2027 संभावित है, ठीक है, 2027 में। डेटा प्रकाशन जो इसका जनगणना का होगा 28-29 में होगा। सीमांकन की प्रक्रिया कम से कम 3 से 6 साल लगता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि लगभग 2029 चुनाव से पहले लागू होना ये संभव नहीं है, और कहा गया था कि 2029 तक आपका ये मतलब चुनाव तक ये लागू हो जाना चाहिए। वास्तविक जो लागू होगा 2034 तक लागू होगा, ठीक है। तो इस ये देरी कारण बन रहा है। प्रमुख चिंताएँ क्या इससे उजागर हो रही है? तो देखिए, पहला जो चिंताएँ उजागर हो रही है कि आपका राजनीतिक रणनीति यदि अभी लागू किया जाता, तो क्या है, 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं को आरक्षित होती। पुरुष जो है सांसदों का पुरुष सांसदों का सीधा विस्थापन हो जाता। समाधान क्या है, इसे सीमांकन से जोड़ दिया गया। भविष्य में सीटें बढ़ाकर 800 प्लस 8 लगभग 800 से अधिक संतुलन बनाया जाएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए ही अभी लागू नहीं किया जा रहा, ठीक है। इसमें चिंताएँ हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि सामाजिक न्याय से समझौता, कैसे? ओबीसी महिलाओं के लिए कोई उप आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि एससी-एसटी को कोटा दिया गया है, उसमें भी 1/3 का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। संघीय विवाद क्या है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का विवाद अभी भी बना हुआ है, ठीक है। जैसे सीमांकन के कारण क्या होगा कि जनसंख्या अधिक वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन पे ही है, ठीक है, कि आपका 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 सीट है, ऐसा इस तरीके से सांसद के लिए है, ठीक है। तो संख्या अनुपात पे ही आपका सीटें दिया जाता है। दक्षिणी राज्यों में क्या है, राज्यों की हिस्सेदारी जो है आपका घट सकती है। यह मुद्दा पहले भी 1976 से टलता आ रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और फोर्थ है जो अन्य कमियां भी दर्शा रहा है, जैसे आपका राज्यसभा और विधान परिषदों में लागू नहीं, सभी रोटेशनों की स्पष्ट नियम नहीं है, कानूनी विवाद की संभावना बढ़ रही है। तो ये प्रमुख चिंताएं हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है,
तो ये क्या होगा कि संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता जो सीमांकन से अलग करके तुरंत लागू किया जा सकता है। लोकसभा का विस्तार कीजिए, अतिरिक्त सीटें बनाकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दीजिए, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। ओबीसी को उप कोटा में शामिल करने की आवश्यकता है। स्पष्ट नियम बनाना भी है, जैसे सीटें रोटेशन कैसे होगा, चुनावी का प्रक्रिया कैसे होगा, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और हम लोग थोड़ा-सा पढ़े थे कि आपका जनगणना, तो थोड़ा-सा जनगणना के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है? ये बात आप नोट कीजिएगा। कोई भी अगर आते हैं और तुरंत चले जाते हैं बिना कुछ देखे हुए, तो प्लीज़ आप लोग पूरे तरीके से आप लोग देखिएगा, ठीक है? तभी आप लोगों को समझ में आए। क्या है कि जनगणना किसी देश की पूरी आबादी से संबंधित जानकारी होती है। जैसे इसमें कितनी जनसंख्या है, आयु क्या है, लिंग क्या है, शिक्षा क्या है, रोज़गार क्या है, ये आदि को क्या है व्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया को ही जनगणना कहा जाता है, ठीक है? भारत में यह कार्य सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है। और भारत में जो जनगणना का संचालन कौन करता है, तो भारत का रजिस्ट्रार जनरल करता है और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और आपको यह हर 10 वर्ष पर यानी डेसिनियल पर ये होता है। और पहली जनगणना 1872 में आंशिक रूप से हुआ था, ठीक है? लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। ये इनको जनगणना का जन्मदाता कहा जाता है। और पहली पूर्ण जनगणना जो हुआ था 1881 में, तो ये भी बात आप याद रखिए। ये दोनों बात आपके लिए लगाया गया है। और संवैधानिक या कानूनी आधार क्या है? तो देखिए, जनगणना का संचालन जो होता है सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिए। संविधान में इसका सीधा उल्लेखित नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपका ट्रैप कर सकता है इस तरीके से, लेकिन शासन के लिए अत्यंत ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? और डिलिमिटेशन आपका सीमांकन, ठीक है? सीमांकन का अर्थ होता है, यानी डिलिमिटेशन का अर्थ होता है चुनावी क्षेत्रों जैसे लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को तय करना या पुनर्निर्धारित करना, ताकि हर क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ठीक है? जो मैं आपको पीछे बता रहा था, ओके? कौन करता है सीमांकन? तो सीमांकन का कार्य जो होता है डिलिमिटेशन कौन करता है? कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र आयोग होता है, ठीक है? यह एक क्या है? आपका स्वतंत्र आयोग है। इसका निर्णय अंतिम होता है। इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? और मैं आपको और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसका संवैधानिक आधार क्या है? तो इसका जो संवैधानिक आधार है कि अनुच्छेद 82 से संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद सीमांकन करवाना ज़रूरी है, तो ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 170 में राज्यों के विधान सभाओं के लिए ये आपका बात करता है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ओके? और भारत में जो डिलिमिटेशन का इतिहास देखते हैं, तो अब तक 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है। 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में, ठीक है? तो अब होगा आपका 2026 तक इसको रोक दिया गया था, तो 2026 के बाद ही आपका मतलब डिलिमिटेशन होगा, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और ज़्यादा आपको अगर इस चीज़ का डिलिमिटेशन और जनगणना के बारे में पढ़ना है, तो प्लीज़ आप मेरे पॉलिटी का जो एमसीक्यू सेक्शन जो मैं आपको करवाया हूँ क्लासेस, उसमें जाइएगा। पॉलिटी एमसीक्यू प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से आपका टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। प्लीज़ आप लोग जाके डिलिमिटेशन टॉपिक को पढ़िएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से इसका एमसीक्यू प्लस आपका ब्रीफ में नॉलेज और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज वहाँ पे दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, जो भी नया लर्नर है, जो अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है? मैं इसलिए आगे या पीछे जो भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो कि आपका जो एक तरह से जीएस भी मेरे साथ कंप्लीट हो जाए। अगर आप इसमें ऐसा नहीं है कि आपका रिवीजन होते जाता है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग, एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है यार, आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए हमारे वीडियो पे। और जो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी जो वैब्स एकेडमी 24 जो है, तो उस टेलीग्राम आईडी वो आपको लिंक आपको दिया जाता है। वहाँ पे आप लिंक से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो कोर्स आने वाले हैं ऐप पे, आपको उसमें गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? गिफ्ट के तौर पे रियायतें दी जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसके लिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है कि इसके लिए आपको क्या लगाया गया है? प्रश्न लगाया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन को जनगणना और सीमांकन से जोड़ना किस हद तक उचित है?
ठीक है। इसके प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। मैं आपको कल भी एक क्वेश्चंस का आंसर मॉडल आंसर दिया था, तो प्लीज़ आप लोग उसी मॉडल आंसर के अनुसार आप लोग देख के, मतलब उसमें से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो मुद्दा बोल रहा है उस तरीके से आपको मैं पढ़ा दिया हूँ आज, उसी पे ये क्वेश्चंस आप लिखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी, आपका एकेडमी 24, आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है, और आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए, और आप उसमें जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा ना, तो आपको एक और आपको लिंक मिलेगा, और जैसे ही आप जुड़िएगा मैं अपने टेक्निकल टीम से आपको बोलकर उसमें लिंक को हमेशा पिन करने के लिए बोल दूंगा, ठीक है, आज से। और वो हमेशा पिन रहेगा, मतलब मैं लिंक पिन कर दूंगा, ताकि वो एक और जो चैट वाले सेक्शन है ना, उसमें आप जाके क्या कीजिएगा, ऐसे भी आप चैट ज्वाइन ही आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं, या कमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें करके जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा, ओके। एमसीक्यू पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा, कि भारत में सीमांकन आयोग के बारे में सही कथन को कौन है, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, क्या यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है? बताइए, क्या संवैधानिक निकाय है? संविधान में इसका क्या निकाय बोला गया है? इसके आदेशों को जो है ना, आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या कह रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, कि यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो क्या करता है, तो ये बात सही है। यह राज्यसभा और विधान परिषदों पर भी लागू होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषदों पर ये लागू नहीं होता है, और इसका क्रियान्वयन जनगणना और सीमांकन के बाद ही होगा, तो ये बात भी सही है। यानी 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है आपका, कि सीमांकन जो डिलिमिटेशन है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कथन, यह चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निर्धारण करेगा, तो ये बात सही है। इसके निर्णय न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? नहीं, इसका चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यह प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाना चाहिए, तो ऐसा, हाँ, ये बात कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 3, ठीक है। इसमें चुनौती नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 2 है ना, वो हमारा गलत हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्या, कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, ठीक है, तो ये बात भी सही है। और यह संविधान में अनिवार्य रूप से उल्लिखित है? नहीं, संविधान में हमारा कहीं कहीं कहाँ ही नहीं गया, ठीक है। ये आपका जो सेंसस एक्ट है ना, आपका सेंसस एक्ट है आपका 1940 आपका 7 का, उसी के अनुसार ये होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या है आपका, इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये आपका केवल 1 और 3, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में है, अगले मुद्दा जो है हमारा, देखिए आपका फर्स्ट मुद्दा में कितना, मतलब आपको बहुत कुछ जानने का बार आपको मिला। अब जनगणना क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, फिर उसके बाद नारी शक्ति वंदना अधिनियम क्या है, कैसे आया। तो इस तरीके से जब आप पढ़िएगा ना, ओवरऑल अप्रोच करके, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी, ये बात आप याद रखिएगा। क्या है आपका, कि दूसरा मुद्दा है कि मणिपुर जो है क्रिएट्स हिस्ट्री, ठीक है। मणिपुर फिल्म जो है आपका, फिल्म यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। मणिपुर फिल्म क्रिएट्स हिस्ट्री आपका सिक्योर्स फर्स्ट बाफ्टा विन फॉर इंडिया, ठीक है। जो बाफ्टा अवार्ड है, क्या होता है बाफ्टा अवार्ड, उसको हम लोग भी देखेंगे। देखिए पहले देखते हैं घटना क्या हुआ, कि भारत ने 79वां, ठीक है, 79th जो आपका बाफ्टा अवार्ड हुआ, उसमें क्या है, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है भाई, तो ये देखते हैं। तो मणिपुरी जो फिल्म है बोंग, ठीक है, बोंग, ठीक है, ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में पुरस्कार जीता, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड जीता, ठीक है। अब बाफ्टा अवार्ड है क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो ये इसका जो हिंदी मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स,
जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। बाफ्टा अवार्ड्स जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फ़िल्म और टीवी पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसीलिए ये बाफ्टा अवार्ड बोला जाता है और इसकी जो स्थापना हुआ था 1947 में, और उद्देश्य क्या है आपका, फ़िल्म, टेलीविज़न और गेमिंग जो होता है उसमें उत्कृष्टता को ये सम्मानित करता है। फ़िल्म को, टेलीविज़न और गेमिंग में उत्कृष्टता जो होता है उसको सम्मानित करता है, ठीक है? अब ये कहाँ आयोजित किया जाता है बाफ्टा अवार्ड? तो ये हर वर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है, यानी एनुअली है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। और प्रमुख जो श्रेणियाँ हैं किस-किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो बेस्ट फ़िल्म में, ठीक है? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट एनिमेटेड फ़िल्म, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फ़िल्म। तो ये बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फ़िल्म में ही जो हमारा बोंग है, BOONG, बोंग जो मणिपुरी फ़िल्म है, मणिपुरी जो लैंग्वेज में फ़िल्म है, ये इसको मिला है, ठीक है? अवार्ड मिला है। ये जो है भारत में पहली बार मिला है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। बाफ्टा का महत्व क्या है? तो ब्रिटेन का इसको ऑस्कर कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। ब्रिटेन का किसको कहा जाता है? तो बाफ्टा अवार्ड को, ठीक है? और इसे एकेडमी अवार्ड्स के बराबर माना जाता है, यानी ऑस्कर के बराबर माना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि इसमें इसमें वैश्विक प्रतिष्ठा है, ठीक है? जैसे दुनिया भर के कलाकारों और फ़िल्मों को ये मान्यता देता है। थर्ड क्या है कि करियर पर इसका क्या प्रभाव है? तो विजेता जो होता है और नामांकित कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ये याद रखिएगा, जो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी बाफ्टा को अक्सर क्या कहा जाता है? ब्रिटेन का ऑस्कर कहा जाता है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और यह समारोह जो है लंदन में आयोजित किया जाता है। फ़िल्म बोंग की निर्देशक जो हैं लक्ष्मी प्रिय देवी जी को ही ये अवार्ड मिला है, और निर्माता इसका कौन-सा है बोंग का? तो जो आपका फरहान अख्तर हैं और रितेश सिधवानी है, ठीक है? और यह इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत की पहली जीत है इस श्रेणी में, यानी आपका चिल्ड्रन एंड फैमिली में, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिए। और इसके साथ जो प्रतिस्पर्धी फ़िल्में थे, कौन कम्पीट कर रहे थे? तो बोंग ने जिन फ़िल्मों को हराया वो थे लिलो एंड स्टिच, ठीक है? और ज़ूट्रोपोलिस, ठीक है? 2 यानी ज़ूटोपिया 2, ठीक है? आर्को, ठीक है? तो इसको ये हराया है, कौन? आपका बोंग, ठीक है? बोंग। ये बात आप याद रखिएगा। इसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है कि भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुआ है। जैसे बाफ्टा जैसे वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की पहचान को मजबूती मिली है। और दूसरा क्या है? क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिला गया है। मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ है। क्षेत्रीय फिल्म को वैश्विक पहचान मिला है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और थर्ड क्या है कि सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई है। भारत की सांस्कृतिक, कूटनीतिक जो कल्चरल डिप्लोमेसी को और मजबूती मिला है, और बच्चों और परिवार आधारित सिनेमा को और भी महत्व मिला है। इस शैली जो है आपका जनरेशन में आपका भारत की क्षमता प्रदर्शित हुई है कि भारत की किस प्रकार ये क्षमता दर्शाता है, ठीक है? अगला है कि भारत ने पहली बार बाफ्टा अवार्ड्स में चिल्ड्रन एंड फैमिली फ़िल्म श्रेणी में जीत दर्ज की है। विजेता फ़िल्म बोंग है। मणिपुरी भाषा, ये आपको मतलब क्या है कि ये प्रीलिम्स फैक्ट है, तो ये आप याद रखिएगा। निर्माता कौन है? फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी, और आपका यह इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत की पहली जीत इस श्रेणी में है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हमारा क्या है कि यहाँ से एमसीक्यू है। क्या है एमसीक्यू? देखते हैं। तो बाफ्टा अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कथन आपका? देखते हैं। यह पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा दिया जाता है, तो ये बात सही है। यह केवल फ़िल्मों के लिए ही दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, फ़िल्मों के लिए नहीं दिया जाता है, सिर्फ़ फ़िल्मों के लिए नहीं दिया जाता है, गेमिंग के लिए भी दिया जाता है, ठीक है? क्रिएट्स अगर कोई कुछ कर रहा है तो उत्कृष्ट, उसके लिए भी दिया जाता है, ठीक है? यह हर वर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है, तो सही बात है। तो यानी 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं कि फ़िल्म बूंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मणिपुरी भाषा की फ़िल्म है, तो ये बात सही है। इसने बाफ्टा 2026 में बेस्ट फ़िल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। यह भारत की पहली जीत चिल्ड्रन एंड फैमिली श्रेणी में आता है, तो ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3
तीनों बात यहाँ पे, तीनों कथन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित फिल्मों में कौन सी बूंग की प्रतिस्पर्धी थी? तो ठीक है, लीलो था एंड स्टिच था, जो जुट्रो पोलिस 2 ये भी था जिसको जोटोपोलिस बोला जाता है, आर्को भी थे, यानी 1 2 3 तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और अगला प्रश्न है क्या बोल रहा है कि बाफ्टा अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र जो है इसमें शामिल है? तो पहला तो फिल्म है, दूसरा आपका टेलीविजन भी है, थर्ड आपका वीडियो गेम भी है, यानी तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका तीनों है। ठीक है, अगला जो हमारा मुद्दा है क्या बोल रहा है आपका, ये आपका कि मोदीज जो है आपका विजिट इन टेंजल इन इजराइल्स ट्रूवलेंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्या बोल रहा है जो संदर्भ में एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो कि प्रस्तावित जो इजराइल यात्रा है वहाँ की आंतरिक राजनीति के कारण विवादों में घिर गई है। तो मतलब अभी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं। ठीक है, वहाँ के संसद को ये संबोधित करेंगे, वही मुद्दा ये आंतरिक जो इनकी राजनीतिक है विपक्ष दल सरकार का, वो विपक्ष लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यानी विवाद बना रहे हैं। ठीक है, क्या है घटना का सार, तो ये भी हम देखते हैं। तो मोदी जी इजराइल दौरे पर, जिसको निसेट बोला जाता है, ये वहाँ का संसद को निसेट बोला जाता है, तो उसको संबोधित करने वाले हैं। ठीक है, और विपक्ष के नेता जो है यायर लैपिड ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया गया तो बहिष्कार किया जाएगा उनका संबोधन को। ठीक है, ये विवाद की जड़ कैसे हुआ है, तो पहले ये देखते हैं थोड़ा सा विवाद का जड़। तो देखिए क्या बात है ना यहाँ पे कि जैसे पहला जो है कि न्यायिक सुधार, यानी जुडिशियल ओवरऑल क्राइसिस। ठीक है, ओवरऑल क्या है, क्राइसिस हो गया है। कैसे, इजराइल में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव है। किस बात के लिए, यह मुद्दे पिछले 2 वर्षों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का कारण रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख जो है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष जो इत्तेजाक अमित को सरकार द्वारा मान्यता देने में विवाद आ गया है। ठीक है, कई आधिकारिक कार्यक्रमों से भी बाहर रखा गया है किसको, आपका जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष है इत्तेजाक अमित को रखा गया है, तो इसलिए विवाद बढ़ गया। ठीक है, राजनीतिक टकराव क्या है, तो विपक्ष का जो दृष्टिकोण अपना रहा है, विपक्ष कह रहा है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। मोदी के संबोधन के दौरान आधा खाली संसद राष्ट्रीय शर्मिंदगी होगी। तो ये बात भी सही बात है। सरकार का दृष्टिकोण है कि विपक्ष आंतरिक राजनीतिक के लिए विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपका जो सरकार है वहाँ का वो बता रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए वो तो इम्पोर्टेंट था ही थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि भारत और इजराइल का संबंध इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आईआर का मुद्दा बनता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा बनता है। ये देखिए क्या है, क्या भारत और इजराइल का संबंध हम लोग देखते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध आज रणनीतिक बहुआयामी और व्यवहारिक जो पैरागैमेटिक साझेदारी के रूप में विकसित हो चुके हैं। कैसे, आपका इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। क्या है कि 1948 में इजराइल की स्थापना हुआ था। कब बना था, तो 1948 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ है, तो 1947 में। ये भी बात आपको पता ही होगा, लेकिन इसके बाद इजराइल बना है। देखिए 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो गया था भारत और इजराइल के बीच। शीत युद्ध के दौरान भारत का झुकाव जो है फिलिस्तीन जो है उसके पक्ष में था। मैं कल ही पढ़ाया हूँ इसके बारे में, तो हिंदू में ही। तो प्लीज़ जो नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ आपको जाके फिलिस्तीन के बाद गाजा स्ट्रिप में बताया हूँ, वहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, इसलिए संबंध सीमित रहे हैं। और जब 2017 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा पे गए थे, 2017 में भी गए थे और अब 2026 में जा रहे हैं, यानी ये दूसरी बारी इनकी यात्रा होगी इजराइल का। ये भी बात आप याद रखिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वनडे एग्जाम में। जैसे आपका एसएससी हो गया, अगर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें बना दिया जाएगा। आपका बीपीएससी एडीओ में बना दिया जाएगा, बीपीएससी में बना दिया जाएगा, 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स में, इस तरीके से कहीं भी बना सकता है। ठीक है, और 2018 में बेंजामिन जो नेतन्याहू है भारत की यात्रा किए थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा।
और संबंधों के प्रमुख आयाम क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं क्या संबंध है। तो देखिए, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का संबंध कैसा है, तो इजराइल भारत का शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। रसिया के बाद प्रमुख जो है सहयोग क्या कर रहा है, तो मिसाइल सिस्टम जो ब्राक जो 8 है वो दिया है इजराइल द्वारा, ड्रोन दिया गया है, रडार एवं सर्विलांस दिया गया है। आतंकवादी जो रोधी आपका काउंटर टेररिज्म में भी ये सहयोग देता है, कौन, आपका इजराइल। ठीक है, कृषि सहयोग क्या है हमारा, तो इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। भारत में लगभग आपका 30 से अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, जिस तकनीकी जैसे ड्रिप इरिगेशन, हाईटेक खेती, ये आपका इजराइल और भारत के बीच सहयोग कर किया गया है। जल प्रबंधन, देखिए इजराइल का जो जल प्रबंधन में विश्व में क्या है, अग्रणी है इजराइल। तकनीक जो ये है कि वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग लगभग लगभग अपन 90% करता है। सोच रहे हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है आपके लिए इजराइल। ठीक है, और डिसलेनिसेशन आपका क्या है, ये करता है, जिसको भारत के शुष्क क्षेत्र जैसे हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात में ये बहुत ही डिसलाइनेशन जो है आपका बहुत ही मजबूत है, महत्वपूर्ण होता है डिसलाइनेशन। ओके, अगर ये इसके पास तकनीक है तो, और ये हमारे दोनों लिए तो इसमें ये सहयोग करता है। ठीक है, आपका डी क्या बता रहा है, फोर्थ नंबर, तो विज्ञान एवं तकनीक नवाचार है। संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम जैसे एआई हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, तो इसरो इजराइल स्पेस एजेंसी सहयोग पर कार्य करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। व्यापार एवं निवेश में कैसा संबंध है, तो जो बायलेटरल जो ट्रेड होता है, यानी द्विपक्षीय जो व्यापार है, लगभग लगभग का 7 से 10 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखें। प्रमुख क्षेत्र हीरा, रक्षा, कृषि तकनीक, ये सब का व्यापार होता है। ठीक है, बहुपक्षीय सहयोग जैसे आपका ITU-2, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ITU-2 जैसे भारत हो गया, आई से, एक आई से इंडिया हो गया, दूसरे आई से इजराइल हो गया, और एक यू से UAE हो गया और दूसरे यू से USA हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, ये इस तरीके से इसके सदस्य देश पूछ लेता है ITU-2 का। ठीक है, ITU-2 ग्रुप का। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा पे हो गया, टेक्नोलॉजी पर ये सहयोग आपका करता है आपस में। और इसमें अभी चुनौतियां भी बहुत सारी है, जैसे आपका देखिए, आपका क्या है, फिलिस्तीन मुद्दा है। जो फिलिस्तीन मुद्दा, भारत को बैलेंस पॉलिसी अपनानी पड़ती है। टू स्टेट जो सॉल्यूशन का समर्थन देता है भारत। दूसरा क्या है कि पश्चिम एशिया की अस्थिरता, जैसे युद्ध हो गया, हमास इजराइल संघर्ष हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, घरेलू राजनीतिक इजराइल का, जैसे न्यायिक संकट अभी जो आया हुआ, विदेश संबंधों पर असर जरूर पड़ता है। फोर्थ है ईरान फैक्टर, भारत ईरान संबंध जो है, वर्सेस इजराइल संबंध जो है, संतुलन बनाना काफी ही चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे का जो राह हम लोग देखते हैं कि क्या है वे फॉरवर्ड, तो संतुलित कूटनीति, इजराइल और फलस्तीन जो है आपका, दोनों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ाना पड़ेगा। ITUT जैसे मंचों का और भी विस्तार करना चाहिए। रक्षा सहयोग में मेक इन इंडिया पे जोर देने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपके लिए फिर से एक मेंस का क्वेश्चंस लगाया हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको मेंस का क्वेश्चन आप लोग लिखा कीजिए। और हमारा जो वेब्स एकेडमी 24 है, उस पे आपका टेलीग्राम चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहता है, वहाँ पे ये आप सबमिट कर सकते हैं और आपको फीडबैक दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग लिखिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? भारत और इजराइल के संबंधों ने पिछले एक दशक में रणनीतिक साझेदारी का रूप लिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन संबंधों के प्रमुख आयामों का विश्लेषण कीजिए। कितना आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, 250 शब्दों में। ठीक है, तो ये बात आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस, और हम लोग अब करते हैं इसका MCQ क्या बोल रहा है कि भारत की जो डिहाइपेनेशन पॉलिसी है का क्या अर्थ है। देखिए, इस तरीके से आपको जो वर्ड है ना, डिहाइपेनेशन, ये पॉलिसी का क्या अर्थ है, तो ये बात याद रखिएगा। क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध रखना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत इजराइल सहयोग का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो ये आपका परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि भारत इजराइल कृषि सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह मुख्य रूप से ड्रिप इरिगेशन तकनीक पर आधारित है, तो ये भी सही है। भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए, ये सही है। इसका उद्देश्य केवल निर्यात बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है आपका, एक और दो, यानी ए हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। अगला जो है हमारा क्या है मुद्दा, ये देखते हैं। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ऑफ फुल दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। इसके बारे में आरआरटीएस कॉरिडोर को लॉन्च किया गया दिल्ली मेरठ के लिए। तो आरआरटीएस कॉरिडोर क्या है, ये हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या है घटना? घटना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी ये आरआरटीएस के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया है, जिसमें दिल्ली और आपका कहाँ है, मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बीच जो मेरठ है, हाई स्पीड आपका कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आपका क्या है आपका आरआरटीएस, तो ये हम लोग देखते हैं। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य शहरों के बीच तेज सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। तो ये बात आप पहले याद रखिएगा कि तेज, ठीक है, शहरों के बीच तेज और सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करना है किसको? आरआरटीएस को। ठीक है, यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ये देखिए, हाई स्पीड यात्रा होगा इसमें। ट्रेन की गति लगभग 160 से आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लंबी दूरी कम समय में तय होगा इससे। और दूसरा क्या होगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा, जैसे बड़े शहरों और आसपास के उप शहरों जैसे आपका एनसीआर हो गया आदि को जोड़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और थर्ड क्या है इसका? तो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होगा, जैसे जुड़ा होता है क्या, आपका इंडियन रेलवे होगा, मेट्रो रेल होगा, बस सेवाएं, ये एक ही स्थान पर विभिन्न परिवहन साधनों की सुविधाएं होती है। ठीक है, और जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे एयर कंडीशन कोच हो गया, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर हो गया, ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम हो गया, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इसमें उपलब्ध है। तो ये विशेषता था। और प्रमुख जो रूट अभी किया गया है इसमें कौन सा है आपका? तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, ये इसका कुल लंबाई कितना है? तो 82 किलोमीटर है। नए उद्घाटन खंड हुआ है सराय काले खां से न्यू अशोकनगर, जो 5 किलोमीटर दिल्ली मेरठ साउथ। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए लगा दिया हूँ। महत्वपूर्ण एकीकरण हुआ है इसमें, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। आरआरटीएस को जोड़ा गया है इंडियन रेलवे से, दिल्ली मेट्रो से, आपका बस अड्डा से। तो ये कहीं ना कहीं मल्टी आपका मॉडल कनेक्टिविटी है, ये बात आप याद रखिएगा। प्रमुख हब है आपका सराय काले खां, आनंद विहार। ये सब कोई खास नहीं है हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से, लेकिन ये याद रखिएगा। आपका रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम क्या है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय स्तर पर जो है तेजी से यात्री परिवहन करना। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में आरआरटीएस परियोजना का कार्यान्वयन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो ये आप बताइएगा किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप सर्च करके बताइएगा। ओके, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के मुद्दे का, तो ये हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरआरटीएस के डिजाइन स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह केवल दिल्ली राज्य तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य एनसीआर क्षेत्र में यातायात दबाव कम करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चंस का आप जो मैं आपको आंसर पूछा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कितना ये यहाँ तक कौन कौन बच्चे पहुँचते हैं जो बहुत ही सिंसियर हैं और कंसिस्टेंसी से आपका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मुझे जानना है, इसलिए मैं इसका प्रॉपर आपका इसका एक ऑप्शन भी मैं नहीं लगाया हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बता के मुझे ज़रूर कीजिएगा। तो और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी नहीं नए लर्नर है या जो नहीं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ आप वेब्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और 1000 जो भी सब्सक्राइबर पहले होंगे उनको 4 कोर्स में आपको रियायत दिया जाएगा। वेब्स अकेडमी बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।